Good afternoon, everyone. Am I audible to you? Hello, am I audible to everyone or not? Please confirm so that we can proceed. Tanuj, Aman, Krishnan. Yes, sir. Yes, sir. Okay, please drop down your roll numbers in chat box. Okay, no problem. Today we are going to discuss the second last topic of our second unit, module 2. That is exception handling. Okay, exception handling is not a part of procedure-oriented programming. You can say not an inbuilt part of procedure-oriented programming. हालांकि exception handling हर programming या प्रोग्रामर को इसकी जरूरत पड़ती है नॉर्मली. और एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. देखिए बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि देयर माइट बी सर्टेन सिचुएशन अराइजेस वेयर योर प्रोग्राम डज नॉट नो व्हाट टू डू, है ना. ये जब आप बीइंग अ प्रोग्राम उस कोड को लिख रहे थे तो आपने इस बात पे गौर ही नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि ऐसी भी कोई सिचुएशन आ सकती है जो आप क्या कस्टमर क्रिएट कर सकता है और आपको ध्यान नहीं है. तो ऐसे केस में कस्टमर को कोई सोल्यूशन ना मिल पाना, तो उस केस में क्या किया जाए. अगर कस्टमर आपका कोई सोल्यूशन मांग रहा है और आपका प्रोग्राम उसे नहीं दे पा रहा तो व्हाट टू डू. तो देयर माइट बी सर्टेन सिचुएशंस हियर. अब ऐसी सिचुएशन कौन सी हो सकती हैं, है ना, उनके ऊपर थोड़ा गौर करने वाली बात है. जैसे सपोज करो किसी बंदे ने कोई इनवैलिड डेटा डाल दिया. मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपने कैलकुलेटर बनाया और आपने ए के साथ जो है 2 नंबर ऐड करने की कोशिश करी, तो आंसर क्या आएगा. Like a calculator can deal with, you have written a logic where you have asked the customer to input the integer numbers, only then it can perform the addition, subtraction, whatever the operation is. तो वो काम कर सकता है integer number पे basically, but you are adding a character with it, है ना. that is not a science because data type is entirely different. तो आप आंसर कैसे प्रोड्यूस करेंगे. तो ऐसे केस में ऑफ कोर्स देयर इज नो आंसर. आप ए को 2 के साथ ऐड नहीं कर सकते, एक कैरेक्टर को एक नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है. तो इस केस में आंसर तो जनरेट होने से रहा, लेकिन आंसर अगर जनरेट नहीं हो पा रहा है तो आप यूजर को क्या दे रहे हैं, यूजर को आउटपुट तो चाहिए. तो उस केस में यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि भैया दिस ऑपरेशन इज नॉट फिजिबल, व्हाई यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट व्हेन इट इज नॉट फिजिबल एट ऑल, है ना. तो एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले करना एक्सेप्शन हैंडलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप किसी किस्म की वो फाइल ओपन करना चाह रहे हैं और उस फाइल की अवेलेबिलिटी है ही नहीं फिलहाल. देयर इज नो फाइल अवेलेबल व्हिच यू आर ट्राइंग टू ओपन इट अप, सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट ओपन दैट फाइल. इन द सिमिलर केस दिस इज आल्सो प्रॉब्लम कि यूजर कुछ डिमांड कर रहा है, आप उसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या प्रोवाइड करें. तो अगेन यू हैव टू प्रिंट अ मैसेज, you have to print a message that file not found, फाइल नॉट फाउंड. इससे क्या होगा, कस्टमर को पता चलेगा ठीक है फाइल जो मैं ढूंढ रहा हूँ अवेलेबल ही नहीं है, तो उसकी हंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी. अब वो उस फाइल को सर्च नहीं करेगा. Sometime what happen कि you are transferring some data or you are communicating to some other people. In the meantime your network get lost. आपका नेटवर्क टूट गया किसी वजह से, कोई प्रॉब्लम हो गई है ना. जरूरी नहीं कि नेटवर्क की वजह से कनेक्शन लॉस्ट हो, प्रोग्रामिंग के फ्लॉज की वजह से भी आपका जो नेटवर्क है वो सॉरी जो कम्युनिकेशन है वो लॉस्ट हो सकता है ना. तो इन ऑल दीज सिचुएशन, इन ऐसी सारे सिचुएशंस के अंदर बहुत बड़ा एक डर होता है प्रोग्रामर को या कस्टमर्स को कि वो अपना डेटा लूज कर देते हैं. दे लूज देयर डेटा, है ना. और अगर डेटा लूज होगा तो सीधी सीधी बात है उससे ट्रस्ट लूज हो जाएगा. आप कभी भी ऐसी साइट को सर्फ नहीं करना चाहोगे जहां पे आपका डेटा सिक्योर ना हो. ट्रस्ट लूज हो जाएगा तो कस्टमर लूज हो जाएंगे, कस्टमर जो है उस साइट पे आना बंद हो जाएंगे, और आपका इससे क्या होगा, आपका बिजनेस लूज हो जाएगा और आपका बिजनेस चला जाएगा, आपकी कंपनी डूब जाएगी. ठीक है. तो देखिए छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से कितने बड़े इंपैक्ट पड़ते हैं. आपके प्रोग्राम की इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और फंक्शनैलिटी की वजह से ट्रस्ट इश्यूज आए, सॉरी डेटा लॉस हुआ, डेटा लॉस की वजह से ट्रस्ट इश्यूज आए, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से कस्टमर लॉस लूज हुए, कस्टमर की वजह से कंपनी की रेपुटेशन जो है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो गई अल्टीमेटली. तो इन दिस वे
कंपनी गेट डाउन, और आपका ये टारगेट कभी नहीं होता कि आप अपने बिजनेस को जाने दें, अपने बिजनेस को लॉस होने दें, नेवर। हमेशा ख्याल रखिए, बीइंग ए एम्प्लॉय, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऑल्सो एज एम्प्लॉयर, मैं सिर्फ आपको एम्प्लॉय बनाने की नजर से बात नहीं कर रहा, अगर आप खुद एम्प्लॉयर भी बनते हैं, आप कोई कंपनी में ओपन करते हैं, तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा, तभी कंपनी की ग्रोथ और उसकी फंक्शनैलिटी स्मूथ रहेगी, ठीक है। अब बात आती है कि एक्सेप्शन क्या होता है। तो देखिए, डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पे, वी सिंगल हैव अ डेफिनेशन लाइक दिस, है ना। व्हाट इज दैट? दैट इज an exception is an event, it's an event basically during the programming, it's an event which occurs during the execution of program। जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उस दौरान ये इवेंट एग्जीक्यूट होता है, that disrupts the normal flow of programming instruction। जो कि नॉर्मल फ्लो आपने प्रोग्राम का लिखा था, फ्लो से मतलब है फंक्शनैलिटी, फ्लो से मतलब है फंक्शनैलिटी, जो परफॉर्म करने वाले थे वो बीच में क्या हो गए, डिसरप्ट हो गई, कहीं ना कहीं प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो ऐसे इवेंट को हम एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक्सेप्शन अगर मुझसे आप पूछेंगे, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपको कहूंगा कि एक्सेप्शन प्रोग्रामर का वो एक प्रोएक्टिव नजरिया है, जो कि किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते वक्त उसको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। जैसे अभी हम छोटा सा एग्जांपल हमने भी डिस्कस किया कि प्रोग्रामर कैलकुलेटर बना रहा है। देखिए, समझिए बात को, आप सब अपने आप को प्रोग्रामर मानिए, तभी आप इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सोचेंगे सिर्फ पढ़ना है और ऐसे नॉर्मली समझ लें और खत्म हो जाएगी बात, लिख के बात नहीं बनती। आप बीइंग अ प्रोग्रामर एक कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हैं, उस कैलकुलेटर के अंदर आप जो है प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, माइनस का कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का कर रहे हैं अल्टीमेटली, ठीक है। तो ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन सब ऑपरेशंस को आप जो प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवीजन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाला कौन है। पहली बात, इन ऑपरेशंस को लिखने वाले तो आप हैं, लिखने वाला तो प्रोग्रामर है ना, लिखने वाला तो प्रोग्रामर है, लेकिन यूज करने वाला कस्टमर है, ठीक है। राइट कौन कर रहा है? प्रोग्रामर कर रहा है। यूज कौन कर रहा है? कस्टमर कर रहा है। प्रोग्रामर को कभी भी अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन का फ्लो नहीं देखना चाहिए, ध्यान रखें। हमेशा यूजर या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रामिंग या एप्लीकेशन का फ्लो देखना चाहिए, कि जो यूज करने वाला है उसके हिसाब से फंक्शनैलिटी सही लिखी जानी चाहिए, जो यूज कर रहा है उसके हिसाब से इंटरफेस ठीक होना चाहिए। आप तो एडवांस यूजर हैं, आपने कोड लिखा है, आपको सब चीजें पता है, तो आपको अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड भी कुछ बना के दे दूंगा तो भी आप उसे सॉल्व कर लेंगे, उसे यूज कर लेंगे। लेकिन एक वो बंदा जिसकी नॉलेज आपसे बहुत ज्यादा लिमिटेड है, वो उसे यूज नहीं कर पाएगा। प्लस में वो इतना एडवांस नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है, बहुत सारे कस्टमर के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कस्टमर हर टाइप का आदमी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सा एग्जांपल आप एक्सेप्शन का देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई टेक्स्ट एक्सेप्शन के नाम से, हमने मेन फंक्शन लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और हमने उसके अंदर 3 वेरिएबल लिए, ए लिया इंटीरियर टाइप का, बी लिया इंटीरियर टाइप का, जेड लिया इंटीरियर टाइप का, ठीक है। ए के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 10, बी के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0, एंड इन z और z what you are doing, you are dividing 10 by 0, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि 10 divided by 0 is nothing but it is considered as infinity, it is considered as infinity, है ना। इसका क्या बेसिकली इन्फिनाइट आंसर्स आते हैं। जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, मैथमेटिक्स के डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो इसके इन्फिनाइट आंसर सॉल्यूशन आ सकते हैं, इन्फिनिट, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इन्फिनिटी, इसलिए हम इन्फिनिटी कह देते हैं, ठीक है। ये जो रीचेबल ना हो। अब जाहिर सी बात है, कंप्यूटर्स किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे डील करते हैं, वो किसी इमेजिनरी नंबर पे डील नहीं करते। तो इन्फिनिटी एक इमेजिनरी वर्ड है, एक इमेजिनरी नंबर है, किसका? मैथमेटिक्स का। इन्फिनिटी एक इमेजिनरी नंबर है मैथमेटिक्स का। तो इमेजिनरी पार्ट पे कंप्यूटर डील नहीं करता। जब उसे पता ही नहीं इमेजिनरी को डील कैसे करना है, तो आपको आंसर क्या दिखाएगा? इस केस में आपका सिस्टम कोई भी वैल्यू z की प्रिंट नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू नो, 10 डिवाइड समथिंग डिवाइड बाय 0 is infinity, और 10 divided by 0 is infinity, but computer does not know it is something divided by 0 is infinity, so you have to make some solution for this problem। आपको इस प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। आप अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो देखिए आपको एरर मिलेगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन lang.java.arithmetic exception by 0। ये एक्चुअली में
एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेथड है, सॉल्विंग मेथड है, मेथड टू सॉल्व। जावा की ब्यूटी ये है कि जावा अपने अंदर कंपाइलर में, जो कंपाइलर जावा का, उसके अंदर हर वो बेस्ट पॉसिबल एक्सेप्शन सोच के बैठी हुई है जो कि प्रोग्रामर गलती कर सकता है। देखिए, मैंने आपसे उस दिन कहा था, एक फीचर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जावा इज रोबस्ट लैंग्वेज। एक रोबस्ट लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा। रोबस्ट का मतलब क्या है? रोबस्ट का मतलब एक फीचर नहीं है। जावा किसी एक फीचर की उसे रोबस्ट नहीं बनी है। जावा के अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर जिसकी उसे रोबस्ट कहा जाता है। उनमें से एक फीचर ये भी है कि अगर गलती से प्रोग्रामर ने कोई ऐसा कोड लिख दिया जिसका लॉजिक गलत है और उसका आंसर नहीं मिल पाएगा, तो जावा के कंपाइलर की जिम्मेदारी बनती है कि जावा कंपाइलर उसको बताए कि भाई आपके लॉजिक में गलती है। देखिए, समझिए, अगर यही कोड मैं सी के अंदर लिखता तो सी के अंदर मुझे कोई एरर नहीं मिलता। आप सोचो, सी का कंपाइलर मुझे नहीं बताता। क्यों? क्योंकि सी के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर इनबिल्ट नहीं है। सी प्लस प्लस के अंदर आया, बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही एक्सेप्शन हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। तो उसके बाद से फिर वही फीचर इनहेरिट करके जावा के अंदर भी है, वही पाइथन के अंदर भी है, पीएचपी के अंदर भी है। लेकिन अभी तक मैंने जितनी लैंग्वेज पे काम किया, उन लैंग्वेजेस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जो मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग नजर आती है वो जावा के अंदर नजर आती है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक इनबिल्ट फीचर भी है जावा का, और एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजर भी यूज कर सकता है। यूजर चाहे तो अपने कोड के अंदर जो उसके मुताबिक जो लॉजिक में कहीं पे उसे एक्सेप्शन अप्लाई करना है, तो उसको भी जावा ने एक लिबर्टी दे रखी है कि आप इसे यूज कर सकते हो। और नहीं तो जावा इनबिल्ट तो इस चीज को प्रोवाइड करती जैसे आपने देखा। देखिए, यहाँ पे उसने एरर फेंक दिया किस नाम का, जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक। बोला कि भाई जो आप ये आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो ना 10/0, ये एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंडर में हमने इसे आइडेंटिफाई किया है, और डिवाइडेड बाय 0 का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि देखिए, बड़ा लिमिटेड सा उसने आपको एक आंसर दिया जिससे आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि होगा क्या। लेकिन आपको उसने इतना बता दिया कि कहां पे गलती है, डिवाइडेड बाय 0 में गलती है। यानी कि डिवाइड बाय 0 कोई भी सॉल्यूशन नहीं देता। आपको उसने इतना ओवरव्यू बता दिया। प्रोग्रामर के लिए इतनी जानकारी बहुत है, उसको अगर अपने कोड के अंदर के एक्सेप्शन का पता लग गया तो उसे फिक्स कर लेगा फौरन। ठीक है, ये बहुत छोटा, बहुत पॉपुलर और बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाई जाती है तो डिवाइड बाय 0 का एग्जांपल ही बताया जाता है, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन। इतनी मैथमेटिक्स आप सबने पढ़ी हुई है तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक्सेप्शन आते कैसे हैं प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये एक अच्छा, एक्सेप्शन की भी कैटेगरीज हैं। तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जहां पे अर्थमेटिक नंबर्स के ऊपर, अर्थमेटिक नंबर्स की वजह से कोई भी एक्सेप्शन आ सकता है। उसमें से एक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 का है। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन हैंडल किया, जावा के डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने किया। इसको जावा का डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर बोलते हैं। ठीक है, और ये सारा काम जो मैनेज करने का है वो जेआरई का है, जावा रन टाइम एडिशन का है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक्सेप्शन बहुत तरीके के होते हैं। द लॉट मेनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन आर देयर, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग देम लेट अस अंडरस्टैंड 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि आप और मैं गलतफहमी में रहते हैं कि ये ऐसा होता है। पहला आपका एरर है, दूसरा आपका रन टाइम एक्सेप्शन है, तीसरा आपका इम्प्रोपर एक्सेप्शन है। ठीक है, सबसे पहली बात, व्हाट इज एरर? कैन एनीबडी टेल मी फ्रॉम द मॉब व्हाट इज एरर? आप इसे एरर किसे कहते हैं? एनी वन ऑफ यू कैन डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ एरर? आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, सब प्रोग्रामर है यहाँ पे मैक्सिमम। कृष्णन, निहारिका, निशांत, प्रशांत, रूपल, आप में से किसी ने कोड नहीं लिखा, कोड के अंदर एरर आते हैं, तो व्हाट इज एरर बेसिकली? No one responding. At least tell me if you don't know the definition so that I can proceed. Mehul, yes please. Sir, illegal operation performed by user. Illegal operation performed by user is known as error. Okay, great. Anybody else? Okay, देखिए, एरर बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताऊं। एरर हमें लगता है कि हमने कोडिंग में जो लिखते टाइम गलतियां कर दी उनको हम एरर मान लेते हैं। जैसे आपने सपोज करो कहीं सेमीकोलन नहीं लगाया, कहीं आपने कर्ली ब्रैकेट बंद नहीं किया,
ठीक है, कहीं ना कहीं आपने डबल कोट ओपन तो किया, क्लोज नहीं किया, ठीक है, तो इनको आप एरर मान लेते हैं, बट दीज आर नॉट द एरर्स, ठीक है, दीज आर नॉट द एरर्स. एरर्स आर लाइक दैट विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोग्रामर. लाइक व्हाट? सपोज करो आपकी हार्ड ड्राइव जो है उस पर डेटा स्टोर नहीं हो पा रहा है ना, या आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर जो आपने स्पेस एलोकेट किया था वो ओवर हो गया, फुल हो गया, अब आप कहाँ स्टोर कराओगे? आपने रैम के अंदर जो डेटा जो स्पेस एलोकेट किया था वो फुलफिल हो गया, आपने हीप मेमोरी का जो साइज बनाया था वो फुल हो गया, अब आप इसे नहीं कर पा रहे हो, स्टैक की मेमोरी फुल हो गई है, आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो गया, सर्वर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये सब चीजें एरर कहलाती हैं. लेकिन हम समझते हैं कि जो ये हमने जो मैंने आपको बताया सेमी कॉलन या फिर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, डबल कोट्स, उनको हम एरर मानते हैं. दीज आर नॉट द एरर, दीज आर सिंथेटिकल एरर. These are syntactical error. On the other hand, where there is a problem in logic which is not working fine, those are also treated as error. हम उन्हें error मान लेते हैं, वो हम कहते हैं लॉजिकल एरर हो गया. सपोज करो आपको करना था c इज इक्वल टू a प्लस बी और आपने लिख दिया c इज इक्वल टू a माइनस बी. कंपाइलर को तो नहीं पता कि आप माइनस करना चाह रहे हो प्लस करना चाह रहे हो, तो उसने इसे ओके कर दिया. अभी एक एरर है, आंसर आना चाहिए था 3 प्लस 2 5, आंसर आ रहा है 1. क्यों? क्योंकि आपने माइनस की जगह प्लस यूज कर लिया. ये सब लॉजिकल एरर बोलते हैं. नहीं, दीज आर नॉट द एरर्स. बेसिकली एरर वो होते हैं जो कि प्रोग्रामर के कंट्रोल से बाहर होते हैं, ठीक है, सिस्टम के डिफॉल्ट को एरर को हम एरर बोलते हैं, ठीक है. अभी रन टाइम एक्सेप्शन कौन से होते हैं? देखिए, रन टाइम एक्सेप्शंस आर दोज एक्सेप्शंस बेसिकली विच आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द रन टाइम. रन टाइम में आपने प्रोग्राम कंपाइल किया, कंपाइल करके आपने रन किया, उस टाइम आपको पता चला यार काम नहीं कर रहा. एग्जांपल, जैसे आपका नल पॉइंटर आपका आ जाता है, उसकी एक्सेस आप कोई प्रॉब्लम करती है. आपने एरे डिफाइन किया 10 स्पेस एलोकेट करने के लिए, आप वैल्यू यूज कर रहे हो 12, तो 12 वैल्यू क्यों स्टोर करेगा आपका प्रोग्राम जब आपने जो लिमिटेशन है वो 10 डिजिट्स की दे रखी है, तो है ना. तो ये सब आपके रन टाइम एक्सेप्शन जो आपके अनचेक्ड एक्सेप्शन भी कहलाते हैं, क्योंकि आपने चेक नहीं कर पाते किसी एंड पे, है ना, और आप रन कर देते हो अल्टीमेटली. इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि प्रोग्रामर बेसिकली आने वाले टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ठीक है. अब वो क्या करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए इनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. और वो कैसे प्रोवाइड करते हैं हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस को कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है. तो ये हमारा हायरार्की थी. सबसे पहले मेन फंक्शन में चेक किया जाता है कि कोई एक्सेप्शन हैंडलर है जो कि सॉल्व कर पाए, नहीं तो फिर उससे ऊपर वाले फंक्शन में, फिर उसके ऊपर वाले फंक्शन में, फिर लाइब्रेरी में, ऐसे पूरा चेक करता है. अगर उसे कहीं पे भी कोई एक्सेप्शन को हैंडल करने का मेथड या फिर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो आपको एरर थ्रो कर देता है. तो दिस वे वी आर डीलिंग विद, लाइक, है ना. तो इसमें हम देखेंगे ब्लॉक कैसे काम करता है, वो देखते हैं, ठीक है. अब देखिए, जावा की सबसे मेन क्लास है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की सबसे टॉप क्लास, एक्सेप्शन हैंडलिंग की टॉप क्लास, ठीक है. दिस इज द टॉप क्लास फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है. अब देखिए, दो कैटेगरी में डिवाइड किया, या तो एरर हो सकता है या एक्सेप्शन क्लास हो सकती है. एरर हमारे बस में नहीं है. सिस्टम शटडाउन हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते, सर्वर रिस्पॉन्ड न करे आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कीबोर्ड काम करना बंद कर दे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. दीज आर ट्रेड, तो एरर को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते भाई. दीज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर के कंट्रोल से बहुत बाहर की बात होती है. एक्सेप्शन अब आते हैं, तो इसकी सब क्लास जो है वो एक्सेप्शन होती है. एक्सेप्शन के अंदर दो तरीके के एक्सेप्शन है, एक चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरे अनचेक्ड एक्सेप्शन. चेक्ड एक्सेप्शन में क्या आता है, जैसे एंड ऑफ फाइल, आप डेटा राइट कर रहे हैं फाइल के अंदर और फाइल की कैपेसिटी खत्म हो गई. सपोज करो आपने लिमिटेशन लगा रखी थी कि एक फाइल के अंदर मैक्सिमम 5000 वर्ड ही स्टोर किए जा सकते हैं, और आप 5000 से ज्यादा वर्ड स्टोर करने लगे, तो वो एक्सेप्शन माना जाएगा. आप किसी फाइल के अंदर डेटा स्टोर करवाना चाहते थे, आपने उस फाइल का नाम दिया और वो फाइल उसे नहीं मिली, ये एक फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन हो गया. आपने सर्वर के ऊपर कोई डेटा स्टोर कराया था, सर्वर पे उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ये एक रिमोट एक्सेप्शन हो गया, है ना. ऑन द अदर हैंड वी डू हैव रन टाइम एक्सेप्शन, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो मैंने आपको अभी बताया, डिवाइड बाय जीरो, एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन है. क्लास कास्ट एक्सेप्शन, आपने क्लास फॉर्म करी और आपने उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगा दी, जैसे आपने उसे पब्लिक ना करके प्रोटेक्टेड कर दिया और आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा. इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जहां पे एरे के अंदर मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, आपने 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए आपने जो है डिफाइन किया उसको,
लेकिन आप एलिमेंट स्टोर कर रहे हो 6, तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो इस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग काम करती है। तो कैटेगोरिकली आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा एक्सेप्शन जो है इनपुट आउटपुट बेस्ड एक्सेप्शन कहलाते हैं, कौन सा एक्सेप्शन जो है वो रन टाइम बेस्ड कहलाते हैं। प्रोग्रामर ज्यादातर रन टाइम एक्सेप्शन के साथ ही डील कर पाते हैं, क्योंकि इस टाइप के एक्सेप्शंस को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। फाइल नहीं मिल रही है, ओस की प्रॉब्लम है, ओस मैनेज करेगा उसको। कनेक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, ओस की प्रॉब्लम है, ओस मैनेज करेगा, भाई नेटवर्क डाउन क्यों हो गया अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है, यानी कि डिवाइड बाय जीरो वाला, या क्लास का आपने खुद ने आपने उसकी एक्सेस को पब्लिक से प्राइवेट कर दिया या प्रोटेक्टेड कर दिया, ये, या फिर आपने एरे डिफाइन किया, फाइन का यूज कर रहे हो 6 टाइम्स, तो ये सब एक्सेप्शन ज्यादातर प्रोग्रामर डील करते हैं डेली बेसिस पे। प्रोग्रामर्स deals with these exceptions commonly, बहुत कॉमनली आप ये यूज करेंगे, डेली बेसिस पे आप यूज करेंगे। अब जब आप कोड लिखेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब एक्सेप्शन से कैसे डील किया जाए, तो देखिए उसका सोल्यूशन ये होता है कि हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। जो भी कोड आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसको आप ट्राई के अंदर डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कैच का ब्लॉक आता है, जहां पे उस एक्सेप्शन के लिए आप सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। इस तरह से ट्राई और कैच जो काम करता है, मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है। और ट्राई ब्लॉक कंटेन द पीस ऑफ कोड विच कैन थ्रो एक्सेप्शन। आपको जहाँ डाउट है कि हाँ भाई यहाँ यूजर जो है वो जैसे c इक्वल टू a डिवाइड बाय b कर रहा है, और a की वैल्यू 10 हो सकती है और b की वैल्यू 0 हो सकती है, तो ये वाला लॉजिक जो है, इस लॉजिक को आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखिए, ठीक है। अब इससे डील कैसे कर रहे हैं, यानी कि अगर ऐसा हो गया, मान लो ऐसा हो गया, तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप क्या करते हैं, कैच ब्लॉक में उसका सॉल्यूशन बताते हैं कि भाई ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, इस तरह से आप सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो ये हम एक ट्राई के अलावा मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम एक से ज्यादा कैच ब्लॉक का यूज करते हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उस केस में से यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया, एक क्लास बनाई टेस्ट एक्सेप्शन के नाम से, मेन फंक्शन लिखा, और हमने एक एरे लिया जिसके अंदर हम 5 वैल्यू ले रहे हैं। एरे डिक्लेयर करने का तरीका देख लीजिए, जावा के अंदर ऐसे होता है, इंट बाउंड से ऐड किया, AR इक्वल टू न्यू 5 डिजिट्स का हमने एक एरे डिफाइन कर दिया। मैंने एक नंबर लिया a, उसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी 100। अब देखिए मैंने एक लूप चलाया, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और मैंने इस एरे के अंदर जो मैंने यहाँ पे एरे लिया था 5 डिजिट वाला, इसके अंदर इस वैल्यू को मैंने स्टोर करना शुरू किया। तो पहली आई की वैल्यू क्या है, 0। तो पहला जो ब्लॉक एरे का बनेगा, उसमें जो पहली वैल्यू स्टोर होगी वो आई की क्या स्टोर हो जाएगी, 0, क्योंकि आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होगा। दूसरी 1 होगी, तीसरी 2 होगी, फिर उसके बाद फोर्थ जो है वो 3rd होगी, फिर इस तरीके से फिफ्थ जो है 4th वैल्यू हो जाएगी। फिर मैं दूसरे ब्लॉक में क्या किया, मैंने एक वेरिएबल और लिया b, जिसके अंदर मैं rf ai की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, और एक मैं वेरिएबल लिया c, जिसके अंदर a को b से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें c का लॉजिक क्या लिखा जाएगा, a की वैल्यू 100, ठीक है, डिवाइड बाय b की सबसे पहली वैल्यू कौन सी होगी, देखिए इस एरे के अंदर से 0, तो 100 डिवाइड बाय 0 अगेन इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही अब देखिए इस पूरे लॉजिक को, जहां पे मुझे गुंजाइश थी कि कोई एक्सेप्शन आ सकता है, उसको मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा। रिमेंबर मैंने आपसे क्या बताया था, जहां आपको बात का डर हो कि साहब हमारा जो लॉजिक है वो गलत हो सकता है या कोई गलती हो सकती है, तो उसको हम ट्राई के अंदर लिखते हैं। अब देखिए नीचे आ गया कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में क्योंकि आप डील कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन से, नंबर के साथ, तो हमने जो एक्सेप्शन क्लास यूज करी है वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन यूज किया है। ये इसका ऑब्जेक्ट है ई, एक वेरिएबल है ई, ठीक है, और मैंने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कैन नॉट डिवाइड बाय 0, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप एक वैलिड नंबर डालिए, ये हमने प्रिंट करा दिया अल्टीमेटली। तो ये हमने किसके लिए कराया, ये हमने कराया डिवाइड बाय 0 वाली कंडीशन के लिए। समझ गए बात को। अब एक बात और समझिए आप, दूसरा एक कैच हमने और डिफाइन किया, सेकंड कैच, जो कि हमने एक्सेप्शन में लिया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉइंड एक्सेप्शन ई। अब ये वाला जो एक्सेप्शन हैंडलिंग ली है, ये किस लिए ली हमने, अब यहाँ पे देखिए सेकंड लूप में देखिए, जब इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, लूप में डिफरेंस है, एक लूप चल रहा है फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5,
just hold a second please. ठीक है, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और एक लूप है फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है? क्या डिफरेंस है दोनों लूप के अंदर? सर पहला वाला 5 बार चल रहा है, दूसरा वाला 6 बार। ट्रू ट्रू, पहला वाला 5 बार चल रहा है, दूसरा वाला 6 बार। और हमने एरे के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर कराई थी ऊपर मैक्सिमम? 5। 5। तो इस लूप के थ्रू 6 वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, 5 वैल्यू ही स्टोर हो सकती है मैक्सिमम। लेकिन आप यहाँ पे 6 वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो। तो दूसरा जो कैच में मैंने एक्सेप्शन दिया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये बताएगा कि भाई आप जो है ना एरे की लिमिट से ज्यादा डेटा प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए देखिए यहाँ पे एक मैसेज हमने प्रिंट कराया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रॉब्लम इन एरे एक्सेस ऑपरेशन, यानी कि जो आप 6th वैल्यू एरे की आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो उसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है। वाई? बिकॉज वी आर ओनली हैविंग ओनली 1 2 3 4 5 वैल्यूज। 5 वैल्यूज हमारे पास हैं, छठी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। तो छठी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम कहां से देंगे? ठीक है, 1 2 3 4 5, 6 वैल्यू हमारे पास। तो देखिए एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने दो एक्सेप्शन फेंक दिए। पहला एक्सेप्शन में फेंका किसके लिए? अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। दूसरा एक्सेप्शन में फेंका किसके लिए? एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड के लिए। तो जब भी आप कोई किसी किस्म का आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं और आपको वहां पे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको कमेंट्स भी लिख रखे हैं, देखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, एरे थ्रू एक्सेप्शन। एरे का कोई आपको डर हो सकता है कि हाँ भाई कोई डिवीजन ऑपरेशन या फिर कोई एरे की लिमिट के साथ कोई एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप इसे ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखें। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिखा कि लेंथ 5 है और वैल्यू 6 वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करेगा। इस वजह से आपको इसको भी आपने ट्राई के अंदर डाला, इस वाले को भी। ठीक है, और हर वो ब्लॉक जिसको आप ट्राई के अंदर डाल रहे हैं उस ब्लॉक के लिए कोई ना कोई कैच में सोल्यूशन भी होना चाहिए। ध्यान रखें, तभी एक्सेप्शन हैंडलिंग फायदेमंद है। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, ये काफी नहीं है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद सोल्यूशन भी तो दीजिए। अगर सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे तो फिर जो यूजर है उसको पता, या प्रोग्राम उसको पता कैसे चलेगा गलती यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो पहले वाली प्रॉब्लम के लिए हमने ये वाला कैच में सोल्यूशन दिया, दूसरी वाली प्रॉब्लम के लिए हमने ये वाला सोल्यूशन दिया, और इस तरीके से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जब आप कोड लिखना शुरू करेंगे तो मेरी अपनी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप शुरू से ही डे 1 से चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग यूज सी को छोड़ के, मतलब चाहे C++ पढ़िए, जावा पढ़िए, पाइथन पढ़िए, PHP पढ़िए, पर्ल पढ़िए, जो भी पढ़िए, सारी लैंग्वेजेस के अंदर जो आप कोड लिखते हैं उनको एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर यूज कीजिए। ये एक अच्छी हैबिट है, या कह लीजिए एक तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। देखिए प्रोग्रामर आपको बहुत टाइप के मिलेंगे, आप इंडस्ट्री में जाएंगे जब आपका सिलेक्शन होगा सभी प्रोग्रामर मिलेंगे, लेकिन आप दोनों में डिफरेंस क्या है? या किसी बंदे का पैकेज बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, ऐसा क्यों होता है? काम तो वो भी कर रहा है, काम वो भी कर रहा है, लेकिन जो कोड आप लोग लिखते हैं उस कोड की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। हमने उस दिन दो चीजें पढ़ी थी, एक पर हमने पढ़ा था कि आपका लिखा हुआ कोड कितना कम स्पेस यूज कर रहा है, दूसरा आपका लिखा हुआ कोड कितने कम टाइम में कंपाइल हो रहा है। ये दो चीजें इस बात का फैसला करती हैं कि कोड कितना बेटर है, कितना ऑप्टिमाइज है, कितना मतलब क्या कहते हैं सर्वर पे जो है कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। कोड जितना ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल करेगा, देखिए समझिए बात को, कोड की क्वालिटी जो होती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कॉस्ट। कोड की क्वालिटी खराब है यानी कि कोड ज्यादा स्पेस ले रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है कंपाइल करने में, तो ज्यादा रिसोर्स यूज करेगा, आपको नंबर ऑफ सीपीयू ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, रैम ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, और इन चीजों को स्टैब्लिश करने में उतना ही ज्यादा पैसा लगेगा। जितना आपका कोड अच्छा होगा, ऑप्टिमाइज होगा, कम टाइम में कंपाइल होगा, उतनी आपकी कॉस्ट कम लगेगी, खर्चा कम आएगा, तो कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड अपॉन योर कोड। अगर गूगल आज 4.5 करोड़ रिक्वेस्ट पर सेकेंड हैंडल कर पा रहा है, तो इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत सारे क्या बोलते हैं आपका मेन फ्रेम लगे हुए हैं,
या फिर उनके पास बहुत सारा हार्डवेयर अच्छा है, रैम है, नहीं, इसलिए नहीं। इसलिए कि गूगल के अंदर जो प्रोग्रामर सर्च इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिखे हुए लॉजिक हाईली ऑप्टिमाइज्ड है, जो कि बहुत कम टाइम में आपकी क्वेरी, आपका डेटाबेस से फेच करके रिट्रीव करके लेके आते हैं। ये रीजन है कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पर सेकंड सर्व कर पा रहा है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सोचे कि हार्डवेयर बढ़ाने से, पैसा लगाने से बात बन जाएगी, तो फिर कंपनी का प्रॉफिट घटेगा, कंपनी और चीजों फोकस नहीं कर पाएगी। वो चाहते हैं लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से कम पैसा लगा के मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल के हम पैसा सेव करें। प्रॉफिटेबिलिटी इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ फर्म। आप लोग कंपनी खोलेंगे तो आप भी चाहेंगे यार मैक्सिमम पैसा बचे, मैक्सिमम पैसा लगे नहीं, इन्वेस्ट ना हो, मैक्सिमम पैसा बचे, तभी आपको फायदा है, अदरवाइज आपको फायदा नहीं है। पैसे कमाते रहिए, लगाते रहिए, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा। फिर आप नया बिजनेस कैसे एक्सटेंड करेंगे, सॉरी इंप्लीमेंट करेंगे, या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को मार्केट में एक्सटेंड कैसे करेंगे और आगे कैसे लेके जाएंगे, ये तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल, है ना। तो सेम इज विद द पीपल ऑफ कंपनी और प्रोग्रामर के साथ यही है। तो आप भी प्रोग्रामर कोशिश करें कि आप जितना भी क्या कहते हैं कोड लिखें उस तरीके। इसके बाद देखिए फाइनली ब्लॉक भी आता है, जो कि जावा के अंदर अवेलेबिलिटी मिलती है। फाइनली के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कुछ मैसेज प्रिंट कराते हैं इस तरीके से कि चाहे आपका ट्राई और कैच काम करे या ना करे, तो भी आपको वो मैसेज तो यूजर को देना ही देना है, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। तो उसको हम पुटअप करते हैं फाइनली ब्लॉक के अंदर। ठीक है, उसको हम पुटअप करते हैं फाइनली ब्लॉक के अंदर। ठीक है, जैसे सपोज करो आप चाहते हो कि नहीं, जब भी विंडो बंद हो, कोई यूजर विंडो बंद करे ब्राउजर की, चाहे वो बैंकिंग कर चुका है, उसके बाद आप चाहते हो कि भाई ये मैसेज तो सर डिस्प्ले हो, तो इस टाइप के मैसेज को आप फाइनल ब्लॉक के अंदर लिख सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि बैंक के एटीएम में जब आप अपने पैसे विड्रॉ कर लेते हो, तो देर आफ्टर वो आपको एक मैसेज देता है कि आप इस बैंक के साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हो, या फिर आपको एफडी लेना चाहते हो, उस टाइप के कुछ मैसेज आते हैं। ठीक है, तो वो मैसेज ना, चाहे कोई बंदा पैसे निकाले, चाहे कोई बंदा स्टेटमेंट चेक करे, चाहे कोई अपना पिन चेंज करे, चाहे कोई ओटीपी एंटर कुछ भी करे, हर हाल में वो मैसेज सबको दिखाया जाता है। तो इस टाइप का जो फाइनल मैसेज होता है, दैट इज ऑलवेज इन द फाइनल ब्लॉक। इसका एक और इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए जावा के अंदर आप बहुत सारे क्लास आपने बनाई, क्लास बना के आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए, है ना। C1 ऑब्जेक्ट बनाया, C2 बनाया, C3 बनाया, और ये ऑब्जेक्ट जब आपने प्रोग्राम अपना बंद कर दिया, यूज कर लिया, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इन ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर दें, ताकि मेमोरी के अंदर स्पेस यूज ना हो, है ना। तो ये काम आप फाइनल ब्लॉक में डाल सकते हैं। एक फंक्शन आता है C++ के अंदर, जैसे फ्री का काम क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स ने स्पेस एक्वायर कर रखे होते हैं, वो सारे के सारे मेमोरी से फ्री कर दिए जाते हैं। तो हम किसी किस्म का कोई फंक्शन जो कि हमें लास्ट में परफॉर्म करना हो, उसको हम फाइनल ब्लॉक के अंदर पुट कर सकते हैं। ये भी इसका एक इस्तेमाल है। या यूजर को लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें एप्लीकेशन यूज करने के बाद, वो भी आप फाइनल ब्लॉक के अंदर डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम पीपल यूज द ट्राई एंड कैच ओनली, बट रेयरली सम पीपल यूज द फाइनल ब्लॉक ऑल्सो। कुछ लोग इसका इस्तेमाल भी करते। ठीक है, तो अगर आपका ट्राई कैच का ब्लॉक काम नहीं भी कर रहा, कोई एक्सेप्शन आपको नहीं भी मिला, तब भी आपका फाइनल ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे कुछ भी करो, हो गई होगा एग्जीक्यूट। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। हमने डिस्कस जावा के रेफरेंस से किया, बट एक्सेप्शन हैंडलिंग इज इन एवरी लैंग्वेज। लाइक हमने कॉन्सेप्ट समझा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है, और ये C++ में भी काम करती है, ये जावा में भी काम करती है, PHP में भी करती है, पाइथन में भी करती है। आप कहीं भी जाएंगे कॉन्सेप्ट आपको सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, आपको ट्राई कैच जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि C++ के अंदर ट्राई के नाम से है और जावा के अंदर किसी और नाम से, नो, नथिंग लाइक दैट। बोथ आर इन द सेम, दोनों में एक ही तरीके से काम करता है। सर हाँ, पाइथन में syntax तो थोड़ा- ट्राई और एक्सेप्ट है। जी, पाइथन में ट्राई और एक्सेप्ट है। हाँ एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट आप कह लीजिए, एक्सेप्ट का वही काम है जो कैच का काम है। एक्सेप्शन सिंटेक्स चेंज हो गया, बाकी मैक्सिमम लैंग्वेज के अंदर ट्राई और कैच ही रहता है। PHP में भी वही है, C++ में भी वही। तो देयर आर बिग डिफरेंस, इट्स नॉट अ ग्रेट डिफरेंस। बाकी फंक्शनैलिटी जो है वो कॉमन ही है, फंक्शनैलिटी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है।
सेम है सारा का सारा। ठीक है, तो अभी जो भी आप कोड लिखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब देखिए, पहले सोचिए कोड लिखने से पहले कि आपके कोड में क्या कोई ऐसा ब्लॉक है जिस ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा है तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करें। और अगर छोटी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। So next we will discuss about the memory management in object-oriented programming. That would be the last topic of module 2. So we'll discuss it most probably in next class. Tomorrow there will be no class because tomorrow is a holiday. So we'll take it on Wednesday most probably. ठीक है? Okay, thank you.